हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और उसकी उत्तर कुंजी लेके आ गए हैं। पहली जो वीडियो अब मैंने अपलोड कर दी है उसमें जीके के 50 क्वेश्चन मैंने अपलोड करे गए हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चनों को। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सारे उत्तर 100% ठीक होंगे करके, परंतु जितना मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, 4 साल का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूँ कि 45 तक आपके आंसर लगभग ठीक रहेंगे। एक आध क्वेश्चन के ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपका एक्यूरेसी जाती ही है इतनी, ठीक है। वो आपका आंसर के आने के बाद भी उसको चैलेंज करोगे तब भी इतनी परसेंट जो है वो रहती है। परंतु आपको किसी उत्तर में अगर कोई कन्फ्यूजिंग लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको दोबारा एनालिसिस कर सकते हैं। और लगभग मेरे हिसाब से 95% आपके आंसर की, 95 से ऊपर ही परसेंट आपके आंसर की ठीक रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक को विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि आधारित सहभागी शिक्षण में अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। खेल द्वारा, व्याख्यान द्वारा, परियोजना द्वारा, चर्चा द्वारा। अब देखिए, खेल सही है, परियोजना सही है, चर्चा सही है। व्याख्यान लेक्चर मेथड पुराना हो गया, इस मेथड को आजकल नहीं अपनाया जाता है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 किस में है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 152 है। जब आप एक शिक्षक के रूप में किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तो सावधानीपूर्वक योजना बनाकर तैयार किया है, तो आपको लगातार क्या करना चाहिए? दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और उस सत्र की निगरानी करनी चाहिए, छात्रों को नोट्स लिखाने चाहिए, शामपाठ पर नोट्स लिखने चाहिए। देखिए, ये तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपको अलर्ट मोड में रहना चाहिए और सत्र की निगरानी करनी चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो उसके आसपास क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 153, शिक्षण अधिगम रणनीतियों को किसके अनुसार योजित किया जाना चाहिए? छात्र की औसत बुद्धि के अनुसार, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के अनुसार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुसार, छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार। देखिए, अगर आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाने से पहले जो रणनीति बनानी है वो छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार। हर एक बच्चा अलग अलग अपने आप में अपनी मानसिक स्तर रखता है, तो उनके अनुसार आपको जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 154, अपने विषय से संबंधित अच्छे ज्ञान के अतिरिक्त एक शिक्षक में क्या होना चाहिए? ठीक है, शिक्षण शास्त्र के कौशल का अच्छा ज्ञान, बिल्कुल ये सही है। सृजनवाद पर आधारित निर्देशों को डिजाइन करने के कौशल, ये भी सही है। केवल पाठ्य पुस्तकों की जानकारी, देखिए केवल जो शब्द आगे वो वैसे ही गलत हो जाता है। और विद्यार्थी, क्योंकि केवल जो है लिमिट लगा देता है किसी चीज़ में, और हम एक टीचर के प्रोफेशन पर लिमिट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुरूप शिक्षण करने का अवसर देना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 154 का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन सी चीज समूह कार्य को विद्यार्थी के मध्य प्रभावी बनाती है? ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी को कौन सा प्रभावी बनाती है बच्चों के सामने? तो आप देखेंगे, स्पष्ट निर्देश, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। पर्याप्त समय का निर्धारण, बिल्कुल टाइम जो है वो पूरा मिलना चाहिए। और सतत अनुश्रवण, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156 है, किस प्रकार के प्रश्न विषय की अवधारणात्मक समझ को जांचते हैं? ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न? अवधारणा, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बनती है? कैसे और क्यों से, ठीक है। कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। क्या जब आता है वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, वो एक रटंत प्रणाली को बताता है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। एक रटंत क्वेश्चन है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो वहाँ पर क्यों और कैसे, ये जो ऑप्शन ए और बी है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, ठीक है। कॉन्सेप्टल समझ को क्या और क्यों, क्या नहीं बनाता, क्यों और कैसे बनाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 157 है, प्रक्रियात्मक कौशल को वास्तव में दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन सा एकमात्र प्रभावी तरीका है? देखिए, प्रक्रियात्मक कौशल में वास्तव में दक्षता मतलब आपको उसमें मास्टर्स बनना है, ठीक है। आप किसी चीज में मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अवलोकन, समझना, दोहराव, याद करना। तो दोहराना चाहिए आपको, ठीक है। प्रैक्टिस, रिपीटिंग करेंगे जिस तरह से उस हिसाब से आप उस चीज में मास्टर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 157 का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158, कथन समस्या समाधान उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी नए ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदार होते हैं, बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है इसका।
और अब कारण पूछ रहे हैं क्योंकि समस्या समाधान में व्याख्यान पढ़ना और मौखिक अभिवाचन के तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, समस्या समाधान में मौखिक और पढ़ने के अतिरिक्त प्रैक्टिकल वर्क भी किए जाते हैं। ठीक है, तो कारण गलत है, कथन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित में से स्मृति आधारित प्रश्न कौन सा हो सकता है। आप देखिए स्मृति मतलब जो आपको जिस ज्यादा सोचना नहीं है बट रटंत प्रणाली पर आधारित। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ऑक्सीजन क्यों उपयोगी है, 45 डिग्री का कोण बनाइए, सुलेख लिखिए। देखिए ऑक्सीजन क्यों, मैंने बताया आपको क्यों किसके लिए आ जाता है, स्मृति आधारित के लिए नहीं आता है। जहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वहां पर क्यों आता है। ठीक है, 45 डिग्री का ये प्रक्रियात्मक है और सुलेख लिखना ये भी प्रक्रियात्मक है, क्योंकि आप सुलेख में कुछ भी लिखना हो सकता है। तो ये जो है ऑप्शन है, ये रटंत प्रणाली का स्मृति आधारित है कि 1 किलोमीटर में फिक्स होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये फिक्स आंसर है। तो स्मृति उसकी नॉलेज पे, मेमोरी बेस पे आधारित है। ठीक है, जो उसने याद कर रखा है उस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चे को किसी विषय में उपलब्धि का आकलन करने के लिए प्रश्न पत्र निर्मित करते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए सीखने के प्रतिफलों को समाहित करना, ठीक है, लर्निंग आउटकम होने चाहिए उसमें, बिल्कुल सही है। और सभी प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्न हो, बिल्कुल ये भी सही है। और प्रश्न पत्र केवल वस्तुनिष्ठ हो, देखिए केवल जहां पर आ जाता है वो लिमिट कर देता है, तो केवल को हमने छोड़ना है। प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर उच्च हो, देखिए कठिनाई स्तर उच्च बना के भी कुछ नहीं होना है। तो पहला और दूसरा किस में ठीक है, पहला और दूसरा आपका ऑप्शन ए में ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, अगर जिन लोगों के क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये सेट डी है, तो अगर आप के ए बी सी सेट है तो आप ऊपर नीचे इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ जा रहे हैं हम। कथन क्या है आपका, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया काफी हद तक स्कूल के वातावरण और उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कथन सेकंड क्या है, एक सुरक्षित संरक्षित और खुशहाल विद्यालय वातावरण छात्रों को बेहतर सीखने में अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए और 2 दोनों ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ए और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, 161 का ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 162, यदि एक शिक्षक छात्रों को अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता का परीक्षण करना चाहता है तो उसे किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज है, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए उसने चीजों को। ठीक है, और दूसरा सृजन, अभिव्यक्ति और सृजन के लिए वो क्या कर सकता है, निश्चित उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। निबंधात्मक मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन कहते हैं इसको, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें अभिव्यक्ति भी कर सकता है और क्रिएटिविटी भी दिखा सकता है, तो वो बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 163, किस प्रकार की प्रतिक्रिया छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगी। छात्रों द्वारा की गई गतिविधियों की पहचान कर उन्हें डांटना, देखिए डांटना गलत है। ठीक है, प्रत्येक छात्र से चर्चा करना कि क्या कार्य अच्छा हुआ है और उसे क्या सुधार करने की आवश्यकता है, बिल्कुल देखिए चर्चा कर सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही है, अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे और बाकी के 2 ऑप्शन देखेंगे तो वो गलत ही है। ठीक है, तुलना करना गलत होता है और माता पिता को जिम्मेदार ठहराना ये भी गलत है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 164 है, सतत आकलन के उद्देश्य क्या है। सीखने में सुधार, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सुधारात्मक कदम तथा समृद्ध गतिविधियां, ग्रेड और अंक देना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। सतत आकलन का उद्देश्य ग्रेड और अंक देना नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं कि आपने जो किया है उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उसको सीखना समझना, ये सब चीजें होती है। अंक देना और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। तो 1 2 3 किस में है, ऑप्शन बी में है, 1 2 3 ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ जाएंगे हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, शिक्षक अधिकतर पाठ्यक्रम को पूरा करने की ओर ध्यान देता है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक केवल, देखिए केवल आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, केवल सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक द्वारा ऐसी स्थिति बनाना कि अधिगम की प्रक्रिया को छात्रों हेतु सुगम किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 166, अंकिता कक्षा 4 में हमारा भोजन पाठ पढ़ा रही है, वह विभिन्न प्रकार के भोजनों और उनके घटकों को समझा रही है, वह मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिख रही है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मुख्य बिंदुओं को लिख रहे हैं, यह उदाहरण है। अब देखिए अंकिता पढ़ा रही है, ब्लैक बोर्ड में लिख रही है और बच्चे उसे लिख रहे हैं, तो ये किस तरीके की विधि कहलाई जाती है, ये कहलाई जाती है आपकी व्याख्यान विधि। पुरानी विधि है, अब जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस विधि को नॉर्मली यूज में नहीं लाया जाता क्योंकि इस विधि में अब
करके सीखना, खेल विधि, इस तरह की नई इनोवेटिव विधियां हैं उनको प्रयोग में लिया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, पुरानी विधि है, तो व्याख्यान विधि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ जा रहे हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन से प्रदर्शन विधि के चरण है? प्रदर्शन विधि के क्या चरण है जो आपको पूछ रहा है? परिचय, योजना, श्यामपट्ट का उपयोग, अवधारणाओं का संकलन और प्रदर्शन। अब देखिए इसको सीक्वेंस में लगाना है आपको, ठीक है, इसको क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले होता है आपका योजना तैयार करना है। सबसे पहले क्या होता है? योजना तैयार करना, तो 1 नंबर इसको दे देंगे। उसके बाद होता है परिचय कराना, ठीक है, उसके बाद 2 नंबर इसका हो गया। उसके बाद होता है प्रदर्शन, ठीक है, परिचय करने बाद उसके आपने प्रदर्शन किया। उसके बाद अवधारणा का संकलन और चौथा है क्या? श्यामपट्ट का उपयोग, नंबर 5। तो 2 1 5 4 3, 2 1 5 4 3 का है, ऑप्शन सी में है 2 1 5 4 3, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 का सी राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से अधिक कथन में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया गया है। किस कथन में शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को अधिक महत्व दिया गया है? शिक्षक छात्रों को कठिन शब्द समझाने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करता है। छात्रों को अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक, देखिए अब छात्रों की आवश्यकताओं को अधिक समझने के लिए क्या, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहा है, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहा है, यहाँ पर शिक्षक की बात कर रहा है। हमें किसकी बात करनी है? शिक्षार्थी की बात करनी है। यहाँ पर छात्रों की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से लॉजिकली भी देखेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के लिए बोल रहा है, लेकिन बाकी के उसमें शिक्षक पर फोकस कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 169 है। अधिगम छात्रों की गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सुगम होता है। इसलिए गतिविधि करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? गतिविधि की प्रकृति, गतिविधि की प्रस्तुति, प्रत्येक छात्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। गतिविधि की प्रकृति भी जरूरी है, गतिविधि की प्रस्तुति डिमॉन्स्ट्रेशन भी जरूरी है, उसके बाद आपका प्रत्येक छात्र की गतिविधि भी भागीदारी भी सुनिश्चित करना जरूरी है, और उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारी चीजें जरूरी होती है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 170 है हमारे पास। इस प्रकार की शिक्षण रणनीति में प्रत्येक सदस्य को छोटे समूह में योगदान करने का अवसर मिलता है। छात्र अपनी सामग्री में के प्रति अधिक जिम्मेदारी लेते हैं और संबंधित मुद्दे पर गंभीरता से सोचते हैं जब वे टीम के रूप में कार्य करते हैं। गतिविधि आधारित अधिगम पे, परियोजना आधारित अधिगम पे, सहयोगात्मक अधिगम का और रचनात्मक अधिगम का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऐसी सारी गतिविधियां किसमें होती है? सहयोगात्मक अधिगम, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171। सीखने के लिए अनुकूल और मित्रवत वातावरण बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सी बातों का ध्यान देना पड़ेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छात्रों की भावनात्मक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति समझ और संवेदनशील रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं इसके, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 172। कक्षा में समूह को संचालित करने में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की होती है। चर्चा का विषय यह समस्या है, समाधान किया जाना चाहिए, जो तय करने के बाद शिक्षक के मुख्य कार्य होते हैं। शिक्षक के मुख्य कार्य क्या होते हैं? समूह का गठन, समूह में कोई संवाद नहीं करना, समूह में हुए गए अधिगम के निष्कर्षों को संकलित करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तीनों ऑप्शन ठीक है इसके, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला और तीसरा, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कोई संवाद नहीं करना, संवाद तो आपका जरूरी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173। निम्नलिखित में से किस स्थिति में छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी स्थिति में शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता नहीं। विज्ञान शिक्षण, मानचित्र अध्ययन, ध्यान एवं योग, मौसम का परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान एवं योग। ध्यान एवं योग करने के लिए कोई भी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखेंगे, कौन सा विकल्प मेल खाता है? ठीक है, बड़े अक्षरों की प्रस्तुति, बड़े अक्षरों की पुस्तक जो है दृष्टिबाधित के लिए यूज की जाती है, बिल्कुल सही है। और मैग्नीफायर अल्प दृष्टिबाधित, ये भी सही है। और व्यक्तिगत अधिगमता बौद्धिक दिव्यांगता योजना, ये भी सही है। तो इसका जो तीनों ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को सक्षम बनाते हैं, ठीक है, शिक्षकों को सक्षम बनाते हैं अपनी सामग्री, शिक्षक विधियों और मूल्यांकन की योजना बनाने के लिए। ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अपनी सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की योजना बनाने के लिए सीखने के प्रतिपल शिक्षक को सक्षम बनाते हैं उस पर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176 है। अब देखिए पंचकोशी विकास के सिद्धांत, ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अगर आप डीएलएड में आते हैं या बीएड में जाते हैं तो तब आपको पढ़ेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, पंचकोशी जो सिद्धांत है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो आंतरिक आत्मा के संबंधित है, आंतरिक आत्मा के विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। बच्चों का बौद्धिक विकास सम्मिलित करता है, किसमें सम्मिलित करता है, अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषणात्मक क्षमता, अमूर्त चिंतन एवं तर्क क्षमता, कल्पना और रचनात्मकता, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें बौद्धिक विकास में सम्मिलित होती हैं। दक्षताएं क्या होती है, प्रोफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है, कि आप किसी चीज में एकदम दक्ष हो जाए तो वो क्या होती है। ऑप्शन ए है आपका, ऐसी अधिगम उपलब्धियां जिन्हें देखा और व्यवस्थित रूप से आंका जा सकता है, पाठ्यचर्या के ऐसे लक्ष्य जिन्हें आकलित किया जा सकता है, शिक्षक केंद्रित क्षमताएं एवं विभिन्नताएं, बाल केंद्रित क्षमताएं एवं विभिन्नताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, ऐसी अधिगम उपलब्धियां जिन्हें देखा और व्यवस्थित रूप से आंका जा सकता है वो दक्षताएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। रमन की कक्षा में एक छात्र ऐसा है वह ठीक ढंग से नहीं लिख पाता, डी को बी लिखता है, पी को क्यू लिखता है और इस तरीके से सीखने संबंधी अक्षमताएं जो है ग्रसित है। अब देखिए अगर आपने तारे जमी पर मूवी देखी होगी तो वहां पर भी सेम बीमारी की बात कर रहा है, उसी बीमारी की बात करता है जो छोटे बच्चे को होती है। ठीक है, तो यह प्रकार की जो बीमारी होती है वो कहलाती है डिसलेक्सिया, जो लिखने संबंधित बीमारी होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 179 का। आगे देखेंगे 180 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बहुसंवेदी उपागम की एक विशेषता है। ठीक है, मल्टी सेंसरल अप्रोच कहते हैं इसे। शिक्षण अधिगम के लिए अनेक माध्यमों का उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग करना। ठीक है, अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्षेत्रों में उपलब्ध हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर विवेकपूर्ण योजनाबद्ध उपयोग, विभिन्न इंद्रियों से जुड़े मीडिया की विविधता का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना। तो ये सारी चीजें उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। मल्टी सेंसर अप्रोच जो होती है वो तीनों अलग अलग जो विधियां हैं वो बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्यामपट्ट के प्रभावी उपयोग के विषय में उचित नहीं है। ठीक है, श्यामपट्ट का प्रभावी उपयोग के रूप में उचित नहीं है बोल रहा है, तो उचित नहीं है बोल रहा है। अब देखिए नहीं का जो सही है वो नहीं ही होता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उपयोग से पूर्व श्यामपट्ट को अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। पूर्ण लंबाई और अच्छी गुणवत्ता वाली चौक का उपयोग किया जाना है, ये भी सही है। रंगीन चौक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही सही होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए शिक्षण के 3 स्तर है, प्रेरणा, स्मृति और समझ स्तर। ठीक है, अब देखिए इसके 3 स्तर जो कौन कौन से हैं वो पूछ रहा है, प्रेरणा, स्मृति और समझ, प्रेरणा, स्मृति और विचारात्मक स्तर, स्मृति, समझ और चिंतन स्तर, चिंतन, समझ और प्रेरणा स्तर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्मृति, समझ और चिंतन स्तर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183, किसी मनोगत्यात्मक क्रियाकलाप को सीखना ध्यान से देखे गए कार्यों की ... से प्रारंभ होता है। देखिए मनोगत्यात्मक जो साइकोमोटर एक्टिविटी होती है वो जो किसी चीज का किससे शुरू होती है, वो होती है नकल से। अगर छोटा बच्चा अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी शुरू करता है, कहने का मतलब है कि किसी चीज को अपनी एक्टिविटी में लाता है, तो वो किससे होता है, वो किसी काम को देखता है, किसी को करते हुए देखता है और उसकी नकल करता है, तो उससे प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे की फिजिकल साइकोमोटर एक्टिविटीज होती है वो नकल करने से शुरू होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रदर्शन विधि का एक दोष है। ठीक है, प्रदर्शन विधि का, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का कौन सा एक दोष है, यह शिक्षक को उसके कार्य की मदद करती है, ये तो दोष नहीं होगा, ये तो गुण हो जाएगा। विभिन्न विषयों में संबंधित सारी विषय वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यह छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागी बनाती है, यह अवलोकन, तर्क, गहन चिंतन और रचनात्मकता, कल्पना के अवसर को प्रदान करती है। देखिए पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है इसका, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह विषयों को संबंधित सारी विषय वस्तु को प्रदर्शित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जा सकता, सारी चीजों को प्रदर्शित किया जाता है, तो ये एक दोष हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोष कौन सा सारी वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ये इसके बारे में बता रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 185, किसी भी शाब्दिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। शाब्दिक संप्रेषण
का आधार क्या है? प्रेषक, प्राप्तकर्ता, भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा। संप्रेषण मतलब कि आप अपनी बात को किस तरीके से रख पा रहे हैं, और शाब्दिक संप्रेषण मतलब ओरली हो रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए भाषा बहुत जरूरी है, भाषा इसका आधार मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 का, मूल्यांकन के 3 प्रमुख स्तर हैं। मूल्यांकन के स्तर क्या क्या होते हैं? निदानात्मक, रचनात्मक और योगात्मक, ठीक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप डीएलएड में आएंगे तब आप मूल्यांकन एक आपका चैप्टर पढ़ेगा, तो मूल्यांकन में आप इस चीज़ को समझेंगे कि 3 टाइप के मूल्यांकन होते हैं। निदानात्मक किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए, रचनात्मक उसको क्रिएटिव तरीके से, और योगात्मक, ये 3 उसके प्रमुख चरण होते हैं मूल्यांकन के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 187, शिक्षक को सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिलती है? छात्रों द्वारा दिया गया सम्मान, नवीन अधिगम छात्र की सफलता, समाज द्वारा दिया गया सम्मान, नवीन शिक्षण विधियों से प्राप्त आनंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवीन छात्रों की अधिगम सफलता से, ठीक है। छात्र कोई क्रिएटिव काम कर देते हैं, उससे छात्र शिक्षक को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 188, किसी विषय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य, नई शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण की प्रयास एवं त्रुटि विधि अपनाएं, निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई शिक्षण पद्धतियां। अगर आप किसी शिक्षण पद्धति में नई नई चीजें अपना रहे हैं तो उससे क्या होगा? बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट बढ़ेगा तो छात्र अपने आप रुचि बढ़ने लगेगी उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, शिक्षण सफल होता है जब शिक्षण जो अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो सफल कब होगा? छात्र समस्याग्रस्त स्थितियों का पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, और उसके बाद छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करें, छात्रों को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ सीख लिया है, छात्रों को शिक्षा के बाद अच्छा रोजगार मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, छात्रों को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ सीख लिया। शिक्षण सफल कब होता है? जब छात्र समस्याग्रस्त स्थितियों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दे, तो ये आपका शिक्षण सफल हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 190 है, शिक्षा पर समान पहुंच संबंधित है, ठीक है। शिक्षा पर समान पहुंच मतलब सभी को शिक्षा का अवसर जो है मिल रहा है, वो किस पर संबंधित है? वो है आपका समावेशी शिक्षा पर। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जहाँ पर अलग अलग टाइप के जो है, अलग अलग समुदाय, अलग अलग कास्ट, अलग अलग वैरायटी के बच्चे जो है एक छत के नीचे आके एजुकेशन लेते हैं, उनकी पहुंच जो होती है सबको समान मिलती है, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कक्षा शिक्षण में विविध रणनीतियों को शामिल करना चाहिए, कारण है छात्रों के सीखने की शैली में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों सही है, ठीक है। छात्र आप कक्षा में विविध रणनीतियां शामिल कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, और क्योंकि छात्रों की जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्रोच से सीखते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसका दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 192 है, समस्या का समाधान में सम्मिलित उपयुक्त अनुक्रम का चयन कीजिए। समस्या का सामना करना, साक्ष्य संग्रहण करना, परिकल्पना में संभावित समाधानों को तैयार करना, संभावित समाधानों का परीक्षण करना, निष्कर्षों पर पहुंचना, समाधानों की समर्थनीय एवं मूल्यांकन करना। अब इसको सीक्वेंस में दिखाना है आपको। इसका जो सीक्वेंस पहला जो वो होगा पहला समस्या का सामना करना, ठीक है, ये पहला नंबर है। उसके बाद होगा परिकल्पना में संभावित समाधानों को तैयार करना, 2। उसके बाद होगा आपका साक्ष्य ग्रहण करना, फिर उसके बाद 3 होगा साक्ष्य ग्रहण करना। उसके बाद होगा आपका संभावित समाधानों का परीक्षण करना, 4। उसके बाद होगा आपका निष्कर्षों पर पहुंचना, उसके बाद समाधानों को समर्थनीय मूल्यांकन प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा 5 के बाद 6। तो देखेंगे आप तो इस तरीके से जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये है आपका ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे, लोकतंत्र में शिक्षा का समुचित महत्व क्या है? लोकतंत्र में शिक्षा का समुचित महत्व क्या है? तो शिक्षा क्या करती है? वह मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार है, वह राजनीतिक सत्ता हथियाने में सहायक होती है, वह योग्य कर्मचारी की पूर्ति करती है, वह मनुष्य को मुक्त व्यवहार के सक्षम बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वह मनुष्य को मुक्त व्यवहार में सक्षम बनाती है। मतलब एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक व्यक्ति अपने व्यवहार को फ्रीली अपने आप तरीके से अपने व्यवहार को मुक्त तरीके से यूज कर सकता है, ठीक है। वो अपनी सोच समझ का यूज कर सकता है, तो शिक्षा उसे सोचने समझने में परिपक्व बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति है निदानात्मक, उपचारात्मक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त दोनों। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो दोनों में निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 195 है, प्रभावी विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है। विज्ञान शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्याख्या करना, छात्रों को पुस्तक से पाठ पढ़ने के लिए कहना, छात्रों के लिए सरल प्रयोग की व्यवस्था करना और व्याख्यान पद्धति से पढ़ाना। तो प्रभावी विज्ञान शिक्षण के लिए आवश्यक है छात्रों को सरल प्रयोगों की व्यवस्था करना। ठीक है, अगर आप इजी और जो सरल प्रयोग हैं उस तरह की व्यवस्था करें तो विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी वो माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए एनईपी 2020 मैंने कल भी डाला था कि आप एनईपी 2020 को पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो 5+3+3+4 की संरचना है, जिसमें जो प्रथम के पूछ रहे हैं कि प्रथम चरण किसको दर्शाता है, तो प्रथम चरण दिखाता है आपके बुनियादी स्तर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बुनियादी स्तर को दिखाता है। एनईपी 2020 का 5 वाला कॉन्सेप्ट है जो 5 साल का प्रथम चरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 197 है, जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो आपको कक्षा में बहुत कम छात्र दिखाई देते हैं, आप क्या करेंगे? अगले दिन अनुपस्थित छात्रों पर जुर्माना लगाएंगे, अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाएंगे, उस दिन अन्य छात्रों को भी घर जाने देंगे, छात्रों से कक्षा में ना आने का कारण पूछेंगे। तो सबसे लॉजिस्टिक जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ना आने का कारण पूछेंगे, उसके बाद जिस प्रकार से वो कारण देंगे उस हिसाब से आप कार्रवाई करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 198 है, जो छात्र सुधार के सभी प्रयासों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन नहीं करता उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? ठीक है, उसे विद्यालय से निकाल देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य विशेषज्ञों से परामर्श के लिए लिया जाना चाहिए, उसके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके गतिविधियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर कोई इतने प्रयासों के बाद भी प्रदर्शन नहीं कर सकता है तो उसको किसे दिखाना चाहिए? उसे साइकोलॉजिस्ट और सामाजिक सोशल वर्क जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें दिखाना चाहिए, वहाँ से परामर्श लेके आप उनके बारे में कुछ हेल्पफुल काम कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199 है, एक सफल शिक्षक को छात्र की लिखित कार्य की आवश्यक जांच करनी चाहिए। कब जांच करनी चाहिए? कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद, सप्ताह के अंत में, जब भी उसे समय मिले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद उसकी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर गलत होती है तो ऑन द स्पॉट उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बाद अगर लॉन्ग टाइम के बाद वो करोगे तो बच्चे की मेमोरी में वो चीज़ फीड हो जाती है, इसलिए कार्य पूरा होने के बाद तुरंत बाद उसका समस्या समाधान निकाल देना चाहिए। तो ये अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, किस प्रकार के कक्षा में छात्रों का ध्यान समूह के समग्र प्रदर्शन पर केंद्रित रहता है? ठीक है, तो किस प्रकार के कक्षा में छात्रों का ध्यान समूह के समग्र प्रदर्शन पर केंद्रित करता है? प्रतिस्पर्धात्मक, समेकित, सहयोगी और व्यक्तिवादी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी। अब सहयोगी जो एक्टिविटी होंगी उसमें समूह के सभी जो बच्चे हैं उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थी टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे की ऐसी क्लासेस लेके आने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।